इंडी बात के सभी पात्र और घटनाएं वास्तविक हैं, जिसका किसी भी व्यक्ति या घटना से जुड़ाव स्वाभाविक है। यदि आपको किसी भी व्यक्ति या घटना से इसकी समानता मालूम होती है तो इसे हमारा एकमात्र उद्देश्य समझा जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नितिन और हम लोग कर रहे हैं इंडी बात। इंडी बात का ये जो सीजन है, सीजन 4, इट इज ऑल अबाउट वेलनेस। इस पूरे पैंडेमिक के अंदर हम सब लोगों ने इस पूरे पैंडेमिक को साथ में सेल किया और इस पैंडेमिक में हमें इंट्रोस्पेक्शन हुआ। हम सब लोगों ने अपनी लाइफ की पर्पस को क्वेश्चन करना स्टार्ट किया। जिस तरीके की जिंदगी हम लोग निकाल रहे हैं उसको क्वेश्चन करना स्टार्ट किया और हमें रियलाइज हुआ कि जिंदगी के अंदर वेलनेस और हेल्थ की कितनी ज्यादा अहमियत है। इसी सिलसिले में इस पूरी सीरीज के अंदर हमने 10 ऐसी शख्सियतों को चुना जिन्होंने अपने अपने तरीके से लोगों के लिए, समाज के लिए वेलनेस के क्षेत्र में काम किया और अपने तरीके से काम किया। इसी सिलसिले में आज हमारे साथ में है श्री नंद किशोर जी चौधरी। नंद किशोर जी को सब लोग एनकेसी के नाम से जानते हैं, तो मैं भी सर आपकी परमिशन से आपको एनकेसी नाम से ही संबोधित करना चाहूँगा, विथ माय हाईएस्ट रिगार्ड्स। तो हम एनकेसी की बात करें तो एनकेसी फाउंडर हैं जयपुर रक्स के। जयपुर रक्स एक बिजनेस है, उसके साथ में इनका एक फाउंडेशन डिवीजन भी है जो जयपुर रक्स फाउंडेशन के नाम से जाना जाता है। सस्टेनेबिलिटी के क्षेत्र के अंदर जयपुर रक्स फाउंडेशन ने ऐसे आयाम, ऐसे माइलस्टोन अचीव किए जिनको आज के टाइम में तो कोई देख के भी नहीं सोच सकता कि क्या वो थिक एंड थिन रहे होंगे, क्या वो जर्नी रही होगी। 1978 से आज 2021 हो गया है। इतने सालों के अंदर जयपुर रक्स फाउंडेशन कितना बढ़ चुका है। लगभग 40,000 से ज्यादा आर्टिजन्स जयपुर रक्स फाउंडेशन के साथ में 10 से ज्यादा स्टेट्स में ऑन बोर्ड हैं इंडिया के अंदर। और पूरा का पूरा जो एक पूरा एफर्ट है वो है रनिंग बिजनेस विद पर्पस। जो भी काम किया जाता है उसमें पूरा ये ध्यान रखा जाता है कि बॉटम ऑफ द पिरामिड, जो लोग वास्तव में बॉटम में काम कर रहे हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट किस तरीके से दिया जाए, उनकी लाइफस्टाइल, उनकी अपब्रिंगिंग किस तरीके से की जाए। तो इसी सिलसिले में हम सर से अपनी जर्नी के बारे में जानेंगे। बहुत बहुत वेलकम सर आपका, आपने वक्त दिया। वी आर ग्रेटफुल दैट यू आर हियर। थैंक यू। तो इस पॉडकास्ट में सबसे पहला क्वेश्चन मेरे आपसे ये है कि इफ आई वांट टू आस्क यू व्हाट इज योर वन लाइनर पर्पस, एक लाइन, एक मिशन स्टेटमेंट या विजन स्टेटमेंट, क्या है सर वो आपके लिए? The purpose of my life is to know myself. The purpose of your life is to know yourself, and I think that been a fantastic journey because I think over the period आपने आपके काफी सारे वर्जन्स के बारे में जाना होगा। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ता हूँ सर। मैं ये पूछना चाहूंगा कि if I request you to summarize your last 50 years in 5 minutes, इन 50 सालों में आपने क्या वो चीजें जो सीखी, क्या वो चीजें हैं जो आपने अनलर्न करी और क्या वो चीजें हैं जो आपने रीलर्न करी? प्लीज एनलाइटन अस। देखिए, मैंने ग्रेजुएशन करने के बाद में अपने जो करियर की शुरुआत एक दुकान से की एज ए सेल्स पर्सन। उसमें मेरा मन नहीं लगता था, तो फिर मैंने ये कारपेट का बिजनेस शुरू किया और 8 साल तक एज ए कॉन्ट्रैक्टर मैंने इस बिजनेस को किया। तो एज ए कॉन्ट्रैक्टर बिजनेस किया तो एज ए वीवर मुझे बहुत गहरी इस धंधे के बारे में समझ आई, लेकिन मुझे और भी आगे बढ़ना था। तो 8 साल कॉन्ट्रैक्टर का काम करने के बाद में फिर मैंने अपने भाई के साथ एक्सपोर्ट कंपनी की शुरुआत की। फिर मैं जयपुर आया, 3 साल जयपुर रहा, फिर एक्सपोर्ट कंपनी की शुरुआत की। उसमें मुझे बहुत सारी जो चीजें थी अनलर्न करनी पड़ी, बहुत सारी एक्सपोर्टर बनने के लिए चीजें मुझे सीखनी पड़ी। फिर 99 में मैंने अपने भाई से अलग होके जयपुर कंपनी की 0 से शुरुआत की और ये मेरे लिए एक बड़ा क्रूशल समय था। और आज आपका जो ये सब्जेक्ट है उसमें बहुत रिलेवेंट होता है कि जब कंपनी की शुरुआत की तो पहले 3 साल में मुझे बहुत भारी प्रॉब्लम आई और मैंने देखा है कि कारपेट बनाने में मेरा इतना नाम हो चुका था, मैं दुनिया में फेमस था कारपेट की क्वालिटी क्वांटिटी बनाने में। फिर जब मैंने अपना अकेले एक्सपोर्ट शुरू किया तो मुझे इतनी तकलीफ क्यों आई? तो फिर मुझे समझ में आया कि मेरा जो पुराना जो ज्ञान है, मेरी पुरानी जो रेपुटेशन है, तो मुझे फॉल्स फीलिंग ऑफ गुडनेस आ गई है। अच्छा। और गुड इज द एनिमी ऑफ बेस्ट। और इंटरनेट पे सर्च किया तो पता चला ये एक बीमारी होती है मानसिक, जिसका नाम है यूफोरिया। तो फिर मैंने अपनी लीडरशिप स्टाइल को चेंज करना शुरू किया, किताबें पढ़नी शुरू की, अपनी आदतों को बदला, अपने सोच को बदला, परसेप्शन को बदला और आज आप उसका नतीजा देख सकते हैं कि जयपुर जहाँ पर है। उसके बाद में जयपुर बनने के बाद में जब सीके प्लाट की केस स्टडी आई तो मेरा नाम एक सोशल एंटरप्रेन्योर के रूप में हुआ।
सोसाइटी और बिजनेस दोनों का मेल कैसा है, उसके बारे में बहुत सारी चीजें सीखी, समझा। इसके बाद मेरी एक पहचान एक लीडर के रूप में हुई, और आज अभी जो मेरी पहचान जो हो रही है वो एक ग्लोबल लीडर के रूप में हो रही है। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा नितिन जी कि ये सारा जो है ना, ये तभी संभव हो पाया कि मैं जो सीखता था ना, मैंने नॉलेज को कभी बाहर नहीं बनने दिया। जो भी मेरे अंदर आया उसको मैं खाली करता चला गया। फॉरगिवनेस पे बहुत ध्यान दिया मैंने, फॉरगेटिंग पे बहुत ध्यान दिया, जिससे हर वक्त में कुछ न कुछ नया सीखता चला गया। ये सब बेहतरीन। अगर मैं वास्तव में इस चीज को समझूं कि जो भी लोग हैं जो अपने आप को लीडर कहते हैं, और लीडर मेरे हिसाब से शायद वही हो पाते हैं जो ये समझ पाते हैं कि जिस वक्त में जो चीजें सीखी गई है, जैसे जैसे दौर बनेगा आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, और उस फ्लेक्सिबिलिटी से ही आप एक नए तरीके के इंडस्ट्री के अंदर नए लोगों के साथ में, यूथ के साथ में काम कर पाएंगे, और तभी चीजें हम आगे बढ़ा पाएंगे। और मुझे लगता है कि आपका एक जो ये पूरा नॉलेज है, नॉलेज के साथ में कुछ नया सीखने का और अनलर्न करने का जो एक हैबिट है, काफी सारे लोग जो मेरी जनरेशन के वो इस चीज को समझ पाएंगे। और यूफोरिया के आपने बारे में आपने बताया, तो मुझे लगता है कि आज के लिए मेरा वर्ड ऑफ द डे हो गया है कि कहीं ऐसा नहीं है कि काफी सारे लोग जो हम लोग हैं वो इससे ग्रसित होने लग गए। सर, इसी सिलसिले में मेरा आपसे एक नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि आप जानते हैं कि 2020 एक ऐसा साल रहा जिसके अंदर बहुत सारी चीजें हुई जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड थी, और कहीं ना कहीं जो बॉटम ऑफ द पिरामिड है, जो सबसे नीचे तबके के लोग आते हैं, ब्लू कॉलर है या फिर आर्टिजन्स हैं या फिर रूरल एरियाज में जो लोग काम करते हैं, मजदूर है, उनके सबसे ज्यादा इसका नेगेटिव असर पड़ा। जयपुर रक्स की विजनरी लीडर के तौर के ऊपर आपका क्या टेक रहा इस पूरा पैंडेमिक के अंदर? और उसके साथ में मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा एम्फेसाइज करें कि जब आज हमारे प्रधानमंत्री जी रिलायंस इंडिया की बात करते हैं, लोकल फॉर वोकल की बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि आपका तो विजन ही शुरुआत से ही रहा है। तो इस विजन ने आपको कैसे हेल्प किया, बताएं सर। देखिए, सबसे पहले मैं जो पेंडेमिक के दौरान जो हमने एफर्ट किए उसके बारे में बताना चाहूंगा कि जब पहला लॉकडाउन हुआ तो मुझे बहुत जल्दी समझ में आ गया कि अभी तक जो यात्रा थी मेरी वो बहुत तेज दौड़ने वाली थी, ऑटो पायलट मोड में काम कर रहा था। तो अब तो ये पूरा ब्रेक लग ही चुका है। तो उस समय का मैंने उपयोग करने की कोशिश की। दैट वाज टाइम फॉर मी टू पॉज, इंट्रोस्पेक्ट एंड रिफ्लेक्ट। मैंने अपने बारे में सोचना शुरू किया, इंट्रोस्पेक्शन शुरू किया। इससे मुझे एक पर्पज की खूब क्लैरिटी आई, मेरा कॉन्शियसनेस लेवल बढ़ा। और इस दौरान मुझे ये समझ में आया कि बिजनेस में कोचिंग कितनी इंपॉर्टेंट होती है। तो इस दौरान मैंने अपने 2 कोच, एक इंडिया में एक विदेश में 2 कोच हायर किए, जिनसे मैंने कोचिंग के बारे में सीखा। और इस दौरान जैसे जैसे मेरी पहचान मेरे से जितनी ज्यादा बढ़ती चली गई, तो मुझे बाहर से लोगों को पहचानना बड़ा सरल हो गया। पिछले 9 महीने में हमने कम से कम 100 से भी ऐसे ज्यादा लोग रखे। Those are driven by the purpose, those are driven by the meaning, and those are driven by the passion. और उन लोगों को लीडरशिप डेवलप कर रहे हैं। और इस दौरान हमने ग्रास रूट पे सेल्फ मैनेजमेंट की शुरुआत की कि हमारी जो बिना पढ़ी लिखी औरतें हैं ये किस तरह और अपने खुद के डिसीजन कर सकती है। एक आपने लोकल टू वोकल का जो बताया, जब मेरा पूरे दुनिया में नाम होने लगा, सीके पलात की केस स्टडी आई, लोग बुलाने लगे, सभी ने मेरे को बोला कि चौधरी साहब अब आप वीआईपी की तरह रहिए, अब आप जो काम कर रहे हैं वो छोड़ दीजिए, ग्रास रूट वगैरह ये सब भूल जाइए, अब आप पूरे दुनिया में घूमिए, लेक्चर दीजिए, लोगों को बताइए क्या कर रहे हैं, तो आपको बड़ा सम्मान मिलेगा। तो उस वक्त मुझे समझ में आया कि अगर मैंने ये जो ग्रास रूट पे मेरी पकड़ है, जमीन पे पकड़ है, ये पकड़ अगर छोड़ दी तो फिर मैं जो बोलूंगा वो तो ऑथेंटिक नहीं रहेगा। बिल्कुल सही बात। तो फिर तो वो सब झूठ हो जाएगा, फिर प्रेजेंटेशन हो जाएगा, वो ऑथेंटिसिटी नहीं रहेगी। तो उस वक्त मैंने फैसला किया कि जब मेरी दुनिया में ग्लोबल पहचान बन रही है तो ग्लोबल को मैं लोकल पे लाऊंगा। मैं वहां नहीं जाऊंगा, बल्कि ग्लोबल को मैं लोकल बनाऊंगा और लोकल को मैं ग्लोबल बनाऊंगा। और भगवान की दया से ये मेरा जो विजन था वो इतना सक्सेस हुआ कि उसके इम्पैक्ट आप देख सकते हैं।
मैं नहीं सर, काफी लोग देख भी पा रहे हैं और समझ भी पा रहे हैं, और मुझे लगता है काफी लोग समझना भी चाहेंगे कि आज जयपुर एक्सपो एक इतना बड़ा इंटरनेशनल ग्लोबल ब्रांड बना है। क्या वो रीजंस रहे कि ग्लोबल ब्रांड लोकली बना? और मुझे लगता है कि आपका ये जो एक विजन या फिलॉसफी है वो लोगों को ये समझने में हेल्प करनी। सर इसी सिलसिले में एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में आपसे मैं पूछना चाह रहा था कि मैं काफी पढ़ रहा था और मैंने ये भी देखा है कि पिछले कुछ वक्त के अंदर, पिछले 1 साल के अंदर आप सोशली भी काफी एक्टिव हुए हैं। आपका मैंने पूरा रिवैम्प देखा, आपका पूरा डिजिटल कम्युनिकेशन को मैं बहुत क्लोजली फॉलो करता हूँ। जो डिजिटल कंटेंट आपका स्टोरीज की फॉर्म के अंदर आ रहा है उसको मैंने फॉलो किया। आपने रिसेंटली 2 ई-बुक्स भी पब्लिश की, आपकी पैंडेमिक के लर्निंग्स और दूसरा अनलर्निंग के बारे में। आई थिंक ये 2 आपकी ई-बुक्स पब्लिश हुई। आपने हीलिंग के बारे में काफी बात करना स्टार्ट किया। तो मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि ये जो बात है हीलिंग की और वेलनेस की, इसका एक्चुअली ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर और इंडिविजुअल्स के ऊपर क्या असर पड़ता है, और क्या आपकी अंडरस्टैंडिंग है इस हीलिंग वर्ड के बारे में? देखिए, मैंने अपने जीवन में देखा है कि ज्यादातर जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दे आर ड्रिवन बाय द फियर, दे आर ड्रिवन बाय द इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। मैं इसलिए बिजनेस करता हूं कि कोई मेरे से बड़ा है और मुझे उससे भी बड़ा बनना है जी। तो धीरे धीरे मेरे को ये समझ में आया कि एक बिजनेस फियर के बजाय अगर लव से ड्रिवन हो, ओनली द लव कैन हील द सोसाइटी, लव कैन हील द कस्टमर एंड लव कैन हील योर एम्प्लॉइज। और ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशंस है जो समाज का भला करने के लिए निकलते हैं, उनकी रिएक्शनरी अप्रोच होती है। अच्छा। और मैंने जो शुरू किया, मैंने आउट ऑफ लव किया। हम लोग कभी ये नहीं बोलते थे कि हमारी जो वुमेन है उनकी हमें गरीबी दूर करनी है, हमें उनका कुछ फायदा करना है, या हमें कोई नोबल काम करना है। मुझे ये करने में बहुत मजा आता है एंड इट मेक द परफेक्ट बिजनेस सेंस। अगर मैं अपने लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करूंगा, प्रेम से व्यवहार करूंगा, एम्पैथी से बात करूंगा, तो वो लोग भी मेरी बात को मानेंगे और मेरे कस्टमर को वो सर्विस दे पाएंगे जो दूसरी कंपनी नहीं दे पा रही है। बिल्कुल सही बात है। तो मैं आपको ये बता रहा था कि लव जो है, इट मेक्स द परफेक्ट बिजनेस सेंस। ये कोई स्पिरिचुअल वर्ड नहीं है, कोई आश्रम का शब्द नहीं है जी। एंड ओनली द लव कैन हील योर पीपल। और अगर प्रेम नहीं है, अगर आप भय से संचालित है, तो आप मानसिक रूप से स्वस्थ कभी हो ही नहीं पाएंगे। आप वहां खोजेंगे जहां पर मिलता ही नहीं है। सर आपने बहुत गहरी बात कह दी, और यकीन मानिए मुझे लगता है कि ये जो एक पॉडकास्ट है मेरे लिए भी काफी स्पेशल है। बिकॉज अगर मैं मेरी बात करूँ तो मैं भी जब ये जो हमारे जैसे यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं और जब वो अपना कुछ नया स्टार्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी इंस्पिरेशन सीख करते हैं। वो ये देखते हैं कि वो किस तरीके से काम करना चाहते हैं, कौन ऐसे लोग हैं जिनके पच्चीनों पे आगे बढ़ना चाहते हैं। और यकीन मानिए सर, जब भी मैं ये सोचता हूँ कि जो मैं काम कर रहा हूँ वो मैं किस तरीके से करना चाहता हूँ, तो जो आपके नैरेटिव्स हैं, आपकी फिलॉसफी है, वो मुझे काफी हेल्प और मोटिवेट करती है। क्योंकि बिजनेस विद पर्पस इज व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू। यू आर नॉट जस्ट डूइंग बिजनेस, बट यू आर डूइंग बिजनेस विद अ पर्पस। एंड आई थिंक दिस इज व्हाट पीपल आल्सो नीड टू अंडरस्टैंड, कि अगर हम फियर के वाया कोई भी बिजनेस क्रिएट करेंगे, फियर के वाया अगर कभी भी ऑर्गेनाइजेशन को रन करना चाहेंगे, तो सूनर और लेटर वो कभी भी अकमलेट नहीं हो पाएगी। कहीं पे मैंने एक चीज पढ़ी थी कि एंटरप्राइज वो होती है जो और एंटरप्रेन्योर्स क्रिएट करती है। आई थिंक शायद कहीं पे आप ये चीज बताना चाह रहे हैं कि जब हम बात कर रहे हैं लोगों को नर्चर करने की, तो इवेंचुअली लोग नर्चर होंगे, तो वो कहीं पे भी कुछ भी काम करे, लेकिन जिस ऑर्गेनाइजेशन से वो लोग जुड़े हुए हैं वो उसको हमेशा मदद करेंगे। हाँ जी। ये तो एक इस तरीके का डिस्कशन है आपके साथ में। ठीक है, पॉडकास्ट तो है ही, लेकिन पॉडकास्ट के साथ में मुझे लगता है कि जो आपके साथ में मैं रूबरू होकर चीजें समझ पा रहा हूँ, सीख पा रहा हूँ, मतलब मुझे भी उनको मनन करने का मौका मिल पा रहा है। और आप जब बोल रहे हैं तो मैं अपने दिमाग में सोच रहा हूँ, एग्जाम्पल्स दिमाग में आ रहे हैं, इंसिडेंट्स दिमाग में आ रहे हैं। इसी सिलसिले में सर एक जो आपसे एक मेरा लास्ट प्रश्न रहेगा वो ये रहेगा कि आपने एक पूरी जनरेशन देख ली, आपने जीरो से स्टार्ट किया और आपने एक पूरा एम्पायर क्रिएट कर दिया। आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हजारों लोग आए होंगे जो आपके साथ में काम कर रहे होंगे या काम करके निकल चुके होंगे। आप काफी लोगों से मिलते हैं, आप काफी प्लेटफॉर्म्स पे जाके बात करते हैं, यंग लोगों को आप काफी मोटिवेट करते हैं।
आपको क्या लगता है कि क्या वो एक मैसेज है जो आप लोगों को देना चाहेंगे, यंग एंटरप्रेन्योर्स या इनोवेटर्स को देना चाहेंगे? लव योर पीपल एंड लव व्हाट एवर यू डू। और दूसरा मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जनरली जो यंग एंटरप्रेन्योर आते हैं उनके अंदर बहुत पेशन होता है, जोश होता है, एक्साइटमेंट होता है, जी। लेकिन इसके साथ साथ उनको पाने की इतनी ज्यादा जल्दी होती है ना जी। कि वो पेशन कभी कभी फीवर में कन्वर्ट हो जाता है। और जब आप फीवर में होते हैं तो फिर फीवर आपको चलाती है, आप फीवर को नहीं चलाते हैं। तो आप अपने पेशन को ना पाने की इतनी जल्दबाजी मत कीजिए। कन्वर्ट योर पेशन इनटू द कंपेशन। एंड जब आप अपने पेशन को कंपेशन में कन्वर्ट करेंगे तो आपका माइंड बहुत हेल्दी होगा। यू विल ऑलवेज बी रिलैक्स। और हेल्दी माइंड, हेल्दी बॉडी और हेल्दी सोल के लिए बहुत जरूरी है आदमी का रिलैक्स होना। और बिजनेस में राइट डिसीजन करने के लिए हेल्दी माइंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल सर, पर एक लास्ट आपसे एक क्वेश्चन पूछने का और मेरा मन हो गया, तो आपसे विद रिक्वेस्ट आपसे एक क्वेश्चन और पूछना चाहूंगा कि आपका जो रूटीन होता है वो किस तरीके का होता है, वो एक बार आप बताइए। मैं बिल्कुल जानना चाहूंगा और मैं समझना चाहूंगा कि आपका जो एक पूरा दिन का शेड्यूल होता है वो किस तरीके से होता है। देखिए, जैसे सुबह में 5:30 उठता हूँ, फिर योगा करता हूँ, पैदल घूमने के लिए जाता हूँ जी। और गर्मियों में थोड़ी नेचुरोपैथी भी करता हूँ जी। उसके बाद में नाश्ता वगैरह करके ऑफिस जाता हूँ और दोपहर में खाना खा के घंटे भर रेस्ट करता हूँ और फिर शाम को 6:30-7 बजे तक काम करता हूँ। लेकिन पूरे दिन ये मैं बहुत ध्यान रखता हूँ, 20-20 में मैं पॉज लेता रहता हूँ कि मैं रिलैक्स कितना हूँ। अपनी कॉन्शियसनेस को, अपने होश को मैं बार बार में चेक करता रहता हूँ, जिससे पूरे दिन में मैं रिएक्शन नहीं करूँ, रेस्पॉन्स दूं। और मैं बहुत ही डिसिप्लिन्ड हूँ और मैं अपने रूटीन को ना हमेशा खूब अच्छे से फॉलो करता हूँ। पढ़ने का खूब शौक है मेरे को और इंट्रोस्पेक्शन का खूब शौक है। लीडरशिप रोल पे जो भी लोग काम कर रहे हैं वो अगर इस चीज को ऐसे लिख के लगा लें अपने सामने कि रिएक्शन नहीं देना है, रिस्पॉन्स देना है, तो उससे मुझे लगता है कि काफी सारी चीजें सॉल्व हो जाएगी जो रूटीन ऑपरेशनल चैलेंजेस बन जाते हैं। जरूर जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपके वक्त के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि जो चीजें आपने कही है लर्निंग से उनको अगर हम इम्बाइब करने की कोशिश करें तो हो सकता है पूरी लाइफ निकल जाएगी। बट बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपके वक्त के लिए और आपका उस अफेक्शन के लिए जो आपका हम सब लोगों की तरफ है। ऐसे ही आप हमें आशीर्वाद देते रहें और हमें गाइड करते रहें सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू जी, थैंक यू। तो ये थी आज की बात। जल्द ही मिलेंगे एक नए किरदार के साथ। अगर आप भी चाहते हैं करना अपने मन की बात तो जुड़िए हमारे साथ www.indiebaat.com। वो कहते हैं ना, बात करेंगे तो बात बनेगी। इंडी बात, आपकी बात आपके साथ।